नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आज बात करूंगा, पिछले दिनों बिजनेस टुडे ने इंडिया के साथ साथ अन्य देशों का जीडीपी प्रकाशित किया। इससे पहले कि मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूं, मैं कुछ 2-3 बिंदुआं हैं उसको मैं आपके समक्ष रखूं। अभी साथ ही साथ रेलवे के एग्ज़ाम है, बैंकिंग एग्ज़ाम है, तो इसमें एक प्रश्न आ रहे हैं कि वैकेंसियां तो निकल रही हैं रेलवे में, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि पिछले 6 महीने से जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको बैठा करके सरकार सैलरी दे रही है, और ये पूरी दुनिया में आम बात है। भारत में एक तबका जिसको रिटायर के बाद भी पेंशन मिलता है अभी भी, लेकिन कुवैत में वहाँ की सरकार के पास पैसे नहीं हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ आपके समक्ष कि कुवैत के सरकार को पैसे नहीं हैं कि अपने कर्मचारी को सैलरी दे सके। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में, जबकि -24 जीडीपी है, जैसा कि बिजनेस टुडे ने दिखाया है वर्तमान में इंडिया का, हालांकि यह वार्षिक नहीं है, यह क्वार्टरली है, लेकिन ऐसे स्थिति में भी भारत सरकार अपने कर्मचारी को, यहाँ की सरकार अपने कर्मचारी को सैलरी दे रही है। इस पे तो कोई सवालिया निशान नहीं लगाते हैं कि जी मैं काम तो नहीं कर रहा हूँ तो सैलरी नहीं चाहिए। जैसा कि कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, आप सभी अवगत हैं। इसके साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि यह जो बिजनेस टुडे ने जो आंकड़ा जारी किया है जीडीपी का, ये वो लोग वही हैं जो 2014-15 में कहते थे कि यह तो आंकड़े हैं जीडीपी का, इससे गरीबों का पेट नहीं भरता है। मैं इस पे ज़्यादा चर्चा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस विषय को अभी लेके चल रहा हूँ वो विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। इससे यह संबंधित था, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये रखा कि 2014-15 में ऐसा परसेप्शन बना या बनाया गया। लेकिन अभी के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं लॉकडाउन का, जिसके वजह से जितने भी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी प्रभावित हैं। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, कोई भी देश अछूता नहीं है। तो ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, यूएस, जापान, चाइना, हालांकि चाइना का जो आंकड़ा है जीडीपी का 3.2 दिखाया गया है। यही है एक कंट्री जो एक पॉजिटिव में है, बाकी सारे नेगेटिव में हैं। इंडिया लगभग 24% माइनस में है, ब्रिटेन लगभग 21% है, और फ्रांस लगभग -13 है, इटली -12 है, कनाडा -12 है, जर्मनी भी संभवतः -10 है, यूनाइटेड नेशन भी -9 है, और जापान भी -7.6 के आसपास में है। मेरा कहना ये है कि क्या यह आंकड़ा फेयर है, तथ्यात्मक रूप से सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जो लॉकडाउन की अवधि है, क्या सारे कंट्री में जो आंकड़े दिखाए गए हैं एक समान है? क्या एक साथ लॉकडाउन शुरू हुए? क्या एक साथ लॉकडाउन बंद हुआ? क्या एक कंट्री की बात करें तो सारे कंट्री में एक साथ लॉकडाउन हुआ, या एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर जगह पे
बैन हुआ दूसरी जगह पे नहीं, तो यह भी हमें देखना पड़ेगा देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, तब जा कर के यह सही आंकड़ा आएगा। दूसरी बात कि भारत का जीडीपी और इकोनॉमी, भारत के जो कंज्यूमर हैं उसका जो ये है आंकड़ा 72% से ज़्यादा का है, जिस पर वो डिपेंड करता है, तो यह भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी कि सिर्फ सरकार पे दोष मर देना या फिर मेरे विचार से संबंधित रखने वाला कोई सरकार में है या नहीं है, ऐसा ना देखते हुए भी हमें फेयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। जो लॉकडाउन की स्थिति है, तो फिर ये पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, लॉकडाउन को एक्सटेंड कराने की बात किसने करा? किसने कहा कि नहीं नहीं मुसीबत बढ़ रही है, लॉकडाउन को बढ़ाइए? बंगाल में ममता से लेकर के दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, यानी कि सेकुलरिज्म सरकार, थोड़ा सा संदर्भ ब्रॉड करते हुए मोदी को आज जो कोस रहे हैं, ये 3 महीना पहले कह रहे थे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए, जो कि बात सही भी है, नहीं होना चाहिए, तो लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा गया। लेकिन आज ये ऐसा स्थिति क्यों? मैं बताता हूँ आपको ऐसा स्थिति क्यों। क्योंकि अब 1-2 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, फिर कुछ दिनों बाद बंगाल में होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में, फिर 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो आपको अभी से एक परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि मोदी सरकार, योगी सरकार एकदम बेकार है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यह नैरेटिव बना और बनाया गया कि एकदम रोज़गार ख़त्म है, सिचुएशन एकदम खल्लास है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आप मोदी को हटा करके ममता को ले आइए या फिर मायावती को बैठा दीजिए सेंटर में, या फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ले आइए। शिक्षित होने और ज्ञानी होने में बहुत बड़ा फर्क है। इसको मैं एक एग्जाम्पल दे करके मैं बताता हूँ। सत्यम कंप्यूटर जब डूबी तो लगभग 3 लाख इंजीनियर बेरोजगार हो गए। तो ये वास्तविक बेरोजगारी थी, क्योंकि उनके अंदर हुनर था। तो दूसरा पक्ष है, हमें अपने शिक्षा नीति पर भी सोचना होगा, गहराई से देखना होगा, इसमें भी सवालिया निशान लगाने होंगे। जो कार्य अब तक नहीं हुए हैं लगभग 1985 के बाद से, कोई भी संपादक, कोई भी मीडिया, कोई भी अखबार, कोई भी बुद्धिजीवी पत्रकार या फिर बुद्धूजीवी पत्रकार नहीं करा। तो इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। और अभी जो आबादी है हमारे देश की 1 अरब 35 करोड़ की आसपास की आबादी है, और जो यदि सेंटर अभी सारे वैकेंसियों को ओपन कर दे तो लगभग 50 लाख मैक्सिमम जॉब हो सकता है, वैकेंसी निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये आबादी क्या बेरोजगारी दूर करेगी? इसलिए मैं कहता हूँ, सरकारी नौकरी को लेकर के जिस तरह का जो आडंबर बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, हंगामा खड़ा किया जा रहा है, उसका वास्तविक बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, शिक्षित होने और ज्ञानी होने में अंतर है। इसलिए अंततः शिक्षा नीति में भी बदलाव की आवश्यकता है। यह विश्लेषण कैसा लगा आपको? मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं फिर मिलूँगा किसी दूसरे विषय के साथ, दूसरे